ओके, प्लेन्स का कंटिन्यूएशन है। लास्ट क्लास में जहां तक क्या था उसके बाद का है ये। इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2, -1, -3 मीट्स अ प्लेन एट राइट एंगल्स एट द पॉइंट 1, -3, 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। गाइस यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये मान लो A, -2, -1, -3, ठीक है। ये जो पॉइंट है किसी प्लेन के ऊपर है, ये कोई प्लेन है, ये प्लेन के ऊपर ये पॉइंट है जिसका है मीट अ प्लेन एट राइट एंगल। तो ये है 1, -3, 3, ये तुम्हारा प्लेन है। गाइस हम लोग जानते हैं, लास्ट में भी मैंने बताया, जब भी प्लेन और पैरेलल तो दो चीज, लाइन और प्लेन, जब परपेंडिकुलर होता है तो प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे वो पैरेलल है, और जब पैरेलल होता है तो प्रैक्टिकली उसको समझेंगे परपेंडिकुलर है। गाइस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आपका लाइन है एपी, वो क्या परपेंडिकुलर नहीं है आपके प्लेन के साथ में। तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइन और प्लेन प्रैक्टिकली एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है, हाँ या ना। अच्छा, तो इसका मतलब दो चीज जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, दोनों का ये डीआरएस सेम होता है। तो मतलब एपी लाइन का जो डीआरएस है और मेरा रिक्वायर्ड प्लेन का डीआरएस सेम ही होगा, होगा। अच्छा। तो एपी का डीआरएस अगर मैं निकालूं तो 1 माइनस ऑफ -2 ये हो गया 3, -3 -1 ये हो गया -2, ये हो गया 3, ये 6। क्लियर है ना। तो ये आपको मिल गया। therefore DRS ऑफ द प्लेन, therefore DRS ऑफ द प्लेन भी होगा 3 -2 6, ये होगा। ओके, और देखो प्लेन के ऊपर एक पॉइंट हमें पता है, वो क्या है, 1 -3 या 3। तो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through 1 -3, 3 and having DRS 3 -2 6 B नहीं, इजी लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, a इंटू x माइनस x1। तो a कौन है आपका 3, x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, ये 3x माइनस 2y प्लस 3z, ये हो गया -3 -x -9 और -18 कितना हो जाएगा, -27 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। गड़बड़ है क्या, बाहर होगा। क्या चीज, फिर से बोलो। ओहो, हाँ, ये गड़बड़ हुआ, हाँ सॉरी, ये 6 इधर होगा, 3 इधर होगा, सॉरी। तो ये हो गया तुम्हारा 6z, और ये -3 -6 -9 और ये -18, ये ठीक ही है ना। नहीं, ये ठीक कैसे हो, -6 ये -9 और ये -18, हाँ ये ठीक है। अब क्लियर है अनिकेत, ठीक है। -33 होगा, ये -3 ये -6, सही लिखा ना, 27 ही होगा, 27। चलो नेक्स्ट अप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB एट राइट एंगल्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A and B एट राइट एंगल। मान लो ये AB कोई लाइन है, AB कोई पॉइंट है तुम्हारा, A पॉइंट है तुम्हारा, A पॉइंट है तुम्हारा,
ओके तो ये ए कितना है 2 3 4, बी पॉइंट कितना है आपका 4 5 8। बोला है इस लाइन को किसी प्लेन ने बाइसेक्ट कर दिया है, मतलब बाइसेक्ट किया है। तो मान लो किसी ना किसी पॉइंट पे तो इसको बाइसेक्ट जरूर किया होगा, है ना, किसी ना किसी पॉइंट पे तो इसको बाइसेक्ट किया होगा। और वो भी बोला है राइट एंगल पे बाइसेक्ट किया, मतलब ये लाइन को किसी प्लेन ने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जाहिर सी बात है प्लेन के ऊपर कोई ना कोई तो एक पॉइंट होगा एबी के बीच में, जो मिड पॉइंट होगा एबी का, राइट, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करेगा एक हम लोगों का नॉर्मल फॉर्म क्या मतलब क्या था, नॉर्मल का मतलब मैंने बोला था परपेंडिकुलर। एक था ये याद है आप लोगों को, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, याद है। तो ए क्या था, पासिंग वेक्टर जिससे प्लेन पास कर रहा है, और एन क्या वेक्टर था, वो था नॉर्मल वेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, राइट, ठीक है, यही था ना। तो यहाँ पे n जो होगा वो कौन वेक्टर होगा गाइस, जाहिर सी बात है ए बी परपेंडिकुलर है ना प्लेन के ऊपर, ये तो प्लेन तुम्हारा यहाँ पे है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, नॉर्मल वेक्टर तो ए बी है ना। तो यहाँ से ए बी निकाला जा सकता है, हाँ या ना। तो अगर ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, 4 माइनस 2 कितना होगा, 4 माइनस 2 ये हो गया 2i, 5 माइनस 3 ये हो गया प्लस 2j, और ये हो गया आपका 8 माइनस 4 ये हो गया आपका 4k। यहाँ तक क्लियर है, ये ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। और क्योंकि ये बाइसेक्ट किया, वर्ड बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है गाइस, मिड एकदम बराबर काटा है ना, तो बराबर काटा होगा तो कहीं ना कहीं तो काटा होगा, मैंने मान लिया उसको सी पॉइंट पे काटा है। तो सी पॉइंट क्या है, सी जो पॉइंट होगा जाहिर सी बात है वो प्लेन के ऊपर ही लाई करेगा, क्योंकि आपका प्लेन के ऊपर से ही वो पास कर रहा है ना। तो अगर मैं सी पॉइंट निकालू, सी पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट ही मेरा ए वेक्टर का काम करेगा। तो ये मिड पॉइंट क्या हो जाएगा गाइस, अगर मैं बोलती हूँ 2 प्लस 4 6/2, तो 3i 3 प्लस 5 8, तो ये कितना हो गया 4j, और 4 प्लस 8 12, ये हो जाएगा 6 सॉरी 4 प्लस 12 6k। तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये क्या था गाइस, फॉर्मूला ऊपर देखो मैंने लिखा है r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, r डॉट n, n क्या है आपका, n वेक्टर आपका है 2i प्लस 2j प्लस 4k, a डॉट n, तो a क्या है 3i प्लस 4j प्लस 6k, अच्छा आप बोल रहे हो 2i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। तो ये r डॉट, इसको ऐसे ही रखो आप 2i प्लस 2j प्लस 4k, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 8 प्लस 24, है ना, ये कितना हो गया गाइस, तो 32 38, राइट, ये होगा, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 2 कॉमन है गाइस, ये वाले इस पे, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, r डॉट i प्लस j प्लस 2k इज इक्वल टू 90, ये आपका फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है। जब भी परपेंडिकुलर का बात करेगा आपको दिमाग में रखना, परपेंडिकुलर और नॉर्मल दोनों एक ही चीज है, ठीक है, याद रहेगा। परपेंडिकुलर और नॉर्मल हमेशा एक ही चीज को डिनोट करता है, क्लियर है निश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन whose कार्टेशियन इक्वेशन इज, देखो ये तो बहुत रबिश है, ये तुम समझ ही रहोगे ये क्या कर रहा है। 3x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 5 दे दिया गया, तो आपको क्या करना है, हम लोग जानते हैं r का मतलब क्या होता है गाइस, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं xi प्लस xi प्लस yj प्लस zk, और ये वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो 3i माइनस 4j प्लस 2k इज इक्वल टू 5। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे r डॉट 3i माइनस 4j प्लस 2k इज इक्वल टू 5, ये लिख सकते हैं हाँ या ना।
ये लिख सकते हैं, ये बहुत सिंपल है, ये ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपसे। फाइंड अ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन दिस, ऑल्सो फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। सबसे पहले बोल रहा है क्या, आप नॉर्मल प्लेन सॉरी नॉर्मल वेक्टर को आप पहले फाइंड आउट करो। फाइंड अ नॉर्मल वेक्टर। ओके, तो ये जो आपको प्लेन का इक्वेशन दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5, तो इसका नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या, नॉर्मल वेक्टर कौन होता है गाइस? अगर आप बोलोगे नॉर्मल वेक्टर, अगर मैं पूछूं तो ये नॉर्मल वेक्टर कौन होता है, अगर मैं वो इक्वेशन लिखूं तो क्या नॉर्मल वेक्टर कौन होता है? नॉर्मल वेक्टर कौन है इसमें से, n और a में से नॉर्मल वेक्टर कौन है तनुज? तनुज तनुज नॉर्मल वेक्टर कौन है इसमें से? नॉर्मल वेक्टर कौन है इसमें से? इसमें ए और एन में से नॉर्मल वेक्टर कौन होता है? एक चीज है काका, इस स्क्रीन में यूआई का कुछ काम है। हाँ, नॉर्मल वेक्टर कौन होता है? नहीं पता। हे भगवान, नॉर्मल वेक्टर एन होता है। अभी याद नहीं है? अरे अभी तो तुमको अभी तो बताया, नॉर्मल वेक्टर एन होता है और पासिंग वेक्टर ए होता है। अभी तो ये सब में डिस्कस किया है, अभी तो डिस्कस किया। हाँ सर, हाँ। लो देखो, तो यहाँ नॉर्मल वेक्टर निकालने वाला, तो गाइस अगर आप इसके साथ इस एक्सप्रेशन को ये करो, कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिख रहा है? नॉर्मल वेक्टर कौन है आपका? एन कौन है आपका? एन आपका 2i माइनस जे प्लस 2k है। और फिर उसके बाद क्या बोला है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है जिसमें बोला था फाइंड द नॉर्मल वेक्टर। फिर बोला है आप उसका यूनिट वेक्टर भी निकालो। तो गाइस अगर आप लोग मेरा वेक्टर्स वाला वीडियो देखोगे तो आप लोग जानते हो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो आपका, और यूनिट वेक्टर का क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, एन, और ये क्या, ठीक है, ये क्या हो जाता है 2i माइनस जे प्लस 2k। तो ये कितना हो गया, रूट ओवर 4 प्लस 1 प्लस 4, तो नीचे कितना हुआ 3, और ये हो गया आपका 2i माइनस जे प्लस 2k। आई होप ये क्लियर होगा। तनु जब समझ आया, एन और ए में नॉर्मल कौन है और पासिंग वेक्टर कौन है इसमें? हाँ सर। Next question. Find the equation of a plane passing through the point 1, minus 1, 2. देखो एक इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो इससे पास करता है, having DRS इतना, having as DRS of normal to the plane. तो गाइस इसका ये जो लाइन ये लिख रहा है having DRS normal to the plane का मतलब क्या हो गया भैया? ये आपका n है, ये आपको n दे देगा, ये आपका a है, तो इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम क्या है भैया? ये जो n होता है ये क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर ही तो बोलते हैं, तो उसी का तो डीआरएस आपको दे दिया गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं मेरा यहाँ पे n वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 2k, है ना, और a वेक्टर आपका क्या है, a वेक्टर है आपका i माइनस j प्लस 2k, राइट। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हम लोग तो लिख ही सकते हैं ना बहुत आसानी से, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, ये लिख सकते हैं। तो r डॉट n का मतलब क्या हो गया, r का मतलब तो r ही रखते हैं हम लोग। वेक्टर इक्वेशन किस में रखने बोला है, कुछ बोला नहीं किस में रखना है, तो इसको वेक्टर में ही रखते हैं। 2i प्लस 3j प्लस 2k इज इक्वल टू a डॉट n। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ में तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 2i प्लस 3j प्लस 2k, और इधर पे कितना हो गया बाबू 6 माइनस 3 3, ठीक है। ये हुआ था आपका वेक्टर फॉर्म में आंसर, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में बोलेगा तो आंसर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म में आंसर। ध्यान रखना गाइस, जब भी आपको ये क्वेश्चन में कुछ पता ना हो या समझ में ना आ रहा हो कि किस फॉर्म में आंसर को छोड़ना है, तो आप दोनों में लिख दो, ठीक है, जो उसको चाहिए होगा वो ले लेगा। क्लियर है? ये तो हाइट हो गया, बट देखो इसका बॉर्डर जो है ना, ओके। नेक्स्ट हमें लेट n बी अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2√3, ठीक है। n एक वेक्टर है, n कौन वेक्टर है ये हम लोग जानते हैं, ये नॉर्मल वेक्टर का बात कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड आपको बताया गया है 2√3। ये क्लियर है? अच्छा ठीक है, n अभी मत मानो, कुछ बोला नहीं है तो मेरे को नहीं पता n क्या है। n कोई भी एक नॉर्मल वेक्टर है, एंड सच दैट इट मेक्स इक्वल acute एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो मतलब ये जो n वेक्टर है वो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ इक्वल acute एंगल बनाया, मतलब 0 to 90 के बीच में कोई भी, जैसे अगर x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल है तो y और z के साथ भी वो 30 डिग्री का ही एंगल बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इन द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन
passing through the pointers. Guys, तो यहाँ पे अगर आपको ये पता है कि इससे वो पास करता है, और देखो क्लियर बोल रहा है एंड नॉर्मल टू एन होगा, क्वेश्चन लिखा ये 2 मिस हो गया, नॉर्मल टू एन, तो इसका मतलब क्या है गाइस, पासिंग वेक्टर आपको पता है जिसे ये पास करता है, तो ए आपको पता है, ठीक है, ये ए आपको पता है आई माइनस जे प्लस 2k, तो क्या निकालना है हमें, यही एन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, जैसे एन वेक्टर फाइंड आउट होगा हमारा सम खत्म, ठीक है। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पे एंगल बना रहा है मान लो अगर ये क्वेश्चन में जैसे लिखा है, हम लोग ले लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल्स made by n vector with x, y and z axis, x, y and z axis respectively। तो बाय प्रॉब्लम हम ये बोल सकते हैं, बाय प्रॉब्लम हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ये तीनों एंगल इक्वल है, ऐसे क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है गाइस। हम लोग जानते हैं अगर अल्फा बीटा गामा अगर इक्वल है, अगर मैं कॉस ऑपरेट कर दूं ये पूरा चीज पे, कॉस अगर ऑपरेट कर दूं ये पूरा चीज पे, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस इंप्लाइज दैट L इक्वल्स टू M इक्वल्स टू N। ये याद है, कॉस अल्फा को हम लोग L बोलते थे और कॉस बीटा को M बोलते थे और कॉस गामा को N बोलते थे, एकदम पहला DRS DCS वाला जो चैप्टर जब हम लोग 3D स्टार्ट किया, उसमें मैंने पहले ही क्लास में इसको समझाया था कि L M N जो है वो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डिनोट करता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम लोग जानते हैं गाइस, अगर ये है तो हम लोग ये भी जानते हैं, उसमें ये भी बताया गया था कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है हमेशा। तो गाइस अगर L M N अगर तीनों इक्वल है, अगर L M N तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, L स्क्वायर के जगह पे तो लिखा है, M स्क्वायर के जगह पे भी मैं L स्क्वायर लिख सकता हूँ, N स्क्वायर के जगह पे भी मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये आपको क्या देगा 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और L स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा L क्योंकि अक्यूट एंगल है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये 1/√3। गाइस यहाँ पे सवाल हो सकता है कि L स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√3 है, तो L का वैल्यू तो प्लस माइनस 1/√3 में होता है, तो गाइस L आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस अल्फा को, और क्वेश्चन में क्योंकि क्लियर पहले से बोला है कि अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल है मतलब 0 to 90, तो 0 to 90 के तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा एंगल्स पॉजिटिव होता है, ट्रिगो रेशियो पॉजिटिव होता है, इसीलिए मैंने L इज इक्वल टू 1/√3 लिया, माइनस को नहीं लिया। ये आर्गुमेंट समझ आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपको मिल गया L, ठीक है, ये एक्चुअल वाला है यहाँ, ठीक है। तो अब गाइस L अगर मिल गया तो जाहिर सी बात है M भी तो वही होगा, L अगर ये है तो M भी तो वही होगा, बात समझ आ रहा है। L अगर 1/√3 है तो M भी तो आपका 1/√3 होगा और आपका N भी 1/√3 होगा या नहीं होगा, बोलो। तो गाइस इसको देख के आपको क्या लगता है, ये क्या है, सॉरी ये हमें मिल गया है ना, तो इसके केस में मैंने क्या बोला था, DRS और DCS दोनों इक्वल होता है। प्लेन्स के केस में याद है मैंने बोला था, प्लेन के केस में DRS और DCS में कोई डिफरेंस नहीं है, वो बिल्कुल एज इट इज रहता है, ये बोला था कि नहीं बोला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर मैं n वेक्टर अगर लिखने का कोशिश करूं, n वेक्टर, तो n वेक्टर लिखने का कोशिश अगर मैं करूं तो क्या मैं उसको इस फॉर्मेट से लिख सकता हूँ, ये पहले ये देख लो तो आप लोग, 1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर, अच्छा मैग्नीट्यूड हमें गिवन है ना, मैग्नीट्यूड तो गिवन है ना यहाँ पे, ओके मैग्नीट्यूड दिया है, तो बताओ अगर मैं n वेक्टर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो 2√3 इंटू 1/√3 इंटू i प्लस 1/√3 इंटू j प्लस 1/√3 इंटू k, क्या ये क्लियर है। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k, क्या ये क्लियर है, हाँ या ना। प्लेन्स का आपका DCS और DRS सेम होता है क्या? हाँ उसमें कोई फर्क नहीं होता है, जैसे अगर तेरे को ये पता है, याद है पहला दिन मैंने बताया ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d, ठीक है। तो इसमें अगर कोई लड़का इसको इससे लेके अगर करता है तो भी वो एक ही मतलब होता है, ठीक है, lm प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू समथिंग d, पकड़ ले, वो एक ही सेंस में यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। हाँ
तो ये एन वेक्टर समझ आया, एन वेक्टर जो मैंने निकाला, इसका मैग्नीट्यूड तुमको पता है, और फिर क्या लिखा था बोलो, ये क्लियर है? या अगर आप लोग ऐसे नहीं समझे तो देखो मैंने ये रिलेशन यूज किया है, मैग्नीट्यूड इंटू LI प्लस MJ प्लस NK, ये यही फॉर्मेट मैंने यूज करके एन वेक्टर को लिखा है, देख लो आप लोग, ठीक है ठीक है ठीक है, इस फॉर्मेट से मैंने एन वेक्टर लिख दिया। तो गाइज अब आपको एन वेक्टर पता है, यहाँ पे ए वेक्टर ऑलरेडी आपको गिवन है, तो आप इसको लगा लो, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, ये सब तो पता ही है आपको, हो जाएगा यहाँ से क्लियर? हाँ ओके, इसके बाद बोला फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन्स दिस एंड दिस, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स टू द प्लेन दिस। गाइस हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो नॉर्मल कोई लाइन हो, या फिर दो प्लेन्स हो, अगर आपको दो लाइन, दो प्लेन्स, किसी का भी अगर आपको DRS पता है तो आप बहुत आसानी से उसका एंगल निकाल सकते हो। तो गाइस बताओ तो पहले वाले लाइन का DRS क्या है? DRS ऑफ द फर्स्ट प्लेन, DRS ऑफ द फर्स्ट प्लेन, DRS ऑफ द फर्स्ट प्लेन। तो फर्स्ट प्लेन का DRS क्या है यहाँ पे बोलो तो, फर्स्ट प्लेन का अगर मैं DRS बोलूं ऑफ द फर्स्ट प्लेन क्या होगा, 2 - 1 1। इससे देखो तनुज, DRS ऑफ द सेकेंड प्लेन, हाँ सर। तो ये कितना होगा, 1 1 2। तो ये हो गया आपका A1 B1 C1, और ये हो गया आपका A2 B2 C2। तो गाइस एंगल निकालने में क्या प्रॉब्लम है, cos थीटा इज इक्वल टू, ये तो हमारा बहुत पुराना फॉर्मूला है जो हम लोग निकालते हुए आ रहे हैं, है ना, C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। क्लियर है? बस यहाँ पे डालोगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे मैं बता दूं, ये जब आप लोग डालोगे ये आपका हाफ आएगा, तो आपका थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा π/3, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आप लोग जब डालोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द नॉर्मल टू द प्लेन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गाइस दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है, हम लोग क्या जानते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है, रिमेम्बर। तो गाइस इसका DRS क्या है, 1 - 1 1, और इसका DRS क्या है, 3 2 -1। तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो दोनों परपेंडिकुलर है, यही तो है ना। इसको वेक्टर A मान लो और इसको वेक्टर B मान लो, ठीक है। तो क्या हो गया, A डॉट B, मेरा वेक्टर वाला वीडियो को देखो, उसमें डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया है मैंने। डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं था, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, 3 -1 इंटू -2 इज -2, 1 इंटू -1 इज -1। क्या ये 0 आ रहा है गाइस? तो इसका मतलब हो गया A और B जो है वो परपेंडिकुलर है, बस हो गया, प्रूव हो गया। और क्या भाई यार, इसका नॉर्मल वेक्टर ये है और इसका नॉर्मल वेक्टर ये है, बोला नॉर्मल जो है वो प्लेन वो परपेंडिकुलर, तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब ही तो वो दोनों परपेंडिकुलर है, सिंपल, क्लियर। Find the angle at which the normal vector to the plane this is inclined to the coordinate axis. Find the angle at which the normal vector to the plane this is inclined to the coordinate axis. Okay, सबसे पहले यहाँ पे देखो, क्या ये जो नॉर्मल वेक्टर का DRS यहाँ पे दिख रहा है, हाँ नॉर्मल वेक्टर का DRS दिख रहा है, तो हम नॉर्मल वेक्टर लिख सकते हैं। ये तो बहुत आसानी से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल जब भी बोलता है तो वेक्टर ही यूज करते हैं, तो हम लोग कार्टेशियन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये आपका DRS दे दिया है। यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द एंगल। तो एंगल निकालने के लिए गाइस आपको क्या करना है, एंगल निकालने के लिए आप या तो DRS का हेल्प ले सकते हो या फिर आप DCS का हेल्प ले सकते हो, राइट, है ना। लेकिन सवाल ये हो सकता है, क्या यहाँ पे DRS का हेल्प ले सकते हैं? भैया हमको तो इक्वेशन ही एक ही दिया, तो हम DRS का हेल्प कैसे ले, क्योंकि DRS से अगर एंगल निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देखो ये लगाना पड़ेगा, हाँ या ना। हाँ सर।
तो डीआरएस, तो यहाँ डीआरएस का काम तो कर नहीं पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मुझे रिलेशन में एक दिया तो डीआरएस कैसे लगाएंगे। लेकिन गाइस डीसीएस में ऐसा नहीं है। डीसीएस में क्या होता है, कॉस अल्फा का मतलब होता है एल, यहां से एंगल फटाफट निकल जाता है। अगर आपको दो नहीं भी पता है तो भी आप तीनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो। हाँ या ना बोलो। ये m होता है और ये n होता है। तो गाइस ये तो 4 2 4 8 और 1 जो है ये तो इसका डीआरएस है। तो अगर मैं बोलूं कि डीसीएस निकालना है मुझे, ठीक है, डीसीएस ऑफ n, तो ये कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 16 प्लस 64 प्लस 1 कितना होगा बोलो तो, 8 बाय, ये कितना होता है बोलो ना, 81। अच्छा ये 9 हो जाएगा और ये वाला भी 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, हमें डीसीएस पता चल गया यहाँ पे, राइट। तो मेरा एल हो गया 4/9, मेरा एम हो गया 8/9 और मेरा एन हो गया 1/9। ठीक है, ये कंसेप्ट चेक करने के लिए आपको दिया जा सकता है। जैसे प्रीवियसली दोनों में दो दो वेक्टर का रिलेशन था तो बहुत आसानी से आप परपेंडिकुलर दिखा पा रहे हो, एंगल निकाल पा रहे हो। लेकिन बहुत बार हो सकता है आपको फंसाने का कोशिश करेगा, एक ही रिलेशन देके बोलेगा एंगल निकालो, तो एक रिलेशन में एंगल हमेशा डीसीएस ही आपको हेल्प करेगा निकालने के लिए। और सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस में कितना डिग्री का एंगल बोला है वो भी निकालने बोला है। डीआरएस के हेल्प से आप कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन डीसीएस की हेल्प से ये रिलेशन लगा के आप तुरंत निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, हम लोग बोल सकते हैं cos अल्फा इज इक्वल टू 4/9, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, cos इनवर्स 4/9, करेक्ट। दूसरा हो गया यहाँ पे cos बीटा इज इक्वल टू 8/9, ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, cos इनवर्स 8/9, ठीक है। cos गामा इज इक्वल टू 1/9, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो गया, cos इनवर्स ऑफ 1/9, ये होगा। तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ये वाई एक्सिस के साथ एंगल और ये जेड एक्सिस के साथ एंगल। यहाँ तक क्लियर है, देख लो एक बार। ये ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमें अ वेक्टर n ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, ठीक है, एक वेक्टर n है जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया है, इज इंक्लाइंड टू x एक्सिस एट 45 डिग्री, y एक्सिस एट 60 डिग्री एंड एन एक्यूट एंगल विद द z एक्सिस। z एक्सिस का कितना डिग्री का एंगल है पता नहीं। इफ अ प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट दिस एंड इज नॉर्मल टू n, फाइंड इट्स वेक्टर इक्वेशन। गाइस फिर से यहाँ पे मुझे वेक्टर n को निकालना है, ठीक है, वेक्टर n को निकालना है। गाइस देखो यहाँ पे अगर आपको ये दिया हुआ है कि x एक्सिस के साथ उसने 45 डिग्री का एंगल बनाया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ L इज इक्वल टू cos 45, M इज इक्वल टू cos 60 और Z इज इक्वल टू, ये मुझे पता नहीं तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं Z इज इक्वल टू cos गामा। ठीक है, तो L का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 1/√2, तनुज M का वैल्यू कितना हो गया 1/2 और Z का वैल्यू जो है वो ऐसे ही रखा। हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। हम लोग जानते हैं L² प्लस, सॉरी ये n होता है, L² प्लस n² प्लस L² प्लस m² प्लस n² इक्वल्स टू 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं, ये रिलेशन है ना। नहीं हुआ, देखो ना ये वी नो, एक्चुअल वाला, ठीक है, और ये वी नो थोड़ा सा ये राइट साइड L² प्लस m² प्लस n² इक्वल्स टू 1, तो L² का मतलब हुआ 1/2, m² का मतलब हुआ 1/4 और ये हो गया cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, तो एलसीएम कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4 माइनस 2 माइनस 1, ये कितना हो गया 4 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, 1/4, तो cos गामा इज इक्वल टू कितना हो गया गाइस 1/2, है ना। यहाँ अक्यूट एंगल बोला है, एंड अक्यूट एंगल तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको बोल सकते हैं मेरा n का वैल्यू है हाफ, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए गाइस, n वेक्टर चाहिए, n वेक्टर। अभी अभी मैंने बताया ये कैसे निकालते हैं, अगर आपको n वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, उसको अगर आप li प्लस mj प्लस nk इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका n वेक्टर आ जाएगा। अभी हम लोगों ने ये रिलेशन का हेल्प भी अभी लिया था मैंने, तो आपका n वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट, ये क्वेश्चन में पहले से है प्रेजेंट। l है आपका 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 i, m आपका कितना है, m आपका कितना है हाफ j और n कितना है आपका हाफ k। ठीक है, तो ये हो गया आपका n वेक्टर। इसको अगर ठीक से अगर मल्टीप्लाई करके अगर ठीक करने का कोशिश करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4√2i प्लस 4j प्लस 4k, ये n वेक्टर मिला आपको और a वेक्टर ऑलरेडी आपको गिवन है,
यहाँ पे a ऑलरेडी पहले से गिवन, √2i पकड़ो इसको माइनस j प्लस k। तो हम लोगों का इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हम लोग इससे निकाल नहीं सकते गाइस, r.n इज इक्वल टू a.n। जितना देर से अभी हम लोग कर रहे हैं यही तो रिलेशन बार बार यूज करे हैं या नहीं? यहाँ तक क्लियर है? देख लो एक बार। हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन निकाल पाओगे? हाँ सर। ठीक है, बस आज के लिए यहीं तक रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है? ये जो हमारा मतलब सही है, मतलब हाँ अभी तो और है। रेफरेंस